Hello and welcome to the A1 Competition Zone. This is उपेंद्र साक्या और आज हम लोग बात करेंगे सुपर टेट की। सुपर टेट में स्पेशली जो मनोविज्ञान का पोर्शन होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मनोविज्ञान जिसमें आपको पूछे जाते हैं पूरे के पूरे 30 प्रश्न और 30 नंबर के, जहाँ से इसको मनोविज्ञान के सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक के लिए 10-10 नंबर रखे गए हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या है। पहला आपका बाल मनोविज्ञान, ठीक है, यहाँ से 10 मार्क्स और दूसरा जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और यहाँ से हम देखेंगे दूसरा जो रहता है आपका शिक्षण कौशल और तीसरा जो रहता है वो है आपका जीवन कौशल। प्रत्येक से 10 मार्क्स, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि बाल मनोविज्ञान के सिलेबस को सुपर टेट में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है बाल मनोविज्ञान, दूसरा है शिक्षण कौशल और तीसरा है जीवन कौशल। प्रत्येक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10-10 नंबर के हैं और टोटल जो है आपका 30 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, जो एक अच्छा खासा वेटेज है मनोविज्ञान का। तो चलिए आज हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस पोर्शन से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम पहला जो इसका पोर्शन लेते हैं वो ले लेते हैं मनोविज्ञान को, बाल मनोविज्ञान का ले लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान, ठीक है, यहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उन टॉपिक्स की हम बात करेंगे और उनको ही देखेंगे यहाँ पर, और क्या क्या वहाँ से आने की संभावना रहती है, इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो आपको पूछा जाता है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सिद्धांत जो है उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो आपका आ जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण उसका जो है विकास अलग अलग दिशाओं में होता है, तो इसको भी पढ़ेंगे। और तीसरा जो देखेंगे वो हम देखेंगे बाल विकास को सीखने के लिए वातावरण का निर्माण, ठीक है, यानी कि वातावरण का निर्माण, ठीक है। बाल विकास, जैसे यहाँ पे हम शब्द ले सकते हैं अधिगम को, यानी कि अधिगम भी ले लेंगे यहाँ पे, जैसे अधिगम को सीखने के लिए वातावरण का निर्माण, यानी कि क्या वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे को अच्छे से सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और भी टॉपिक, जिसमें आपका रहेगा अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की सिद्धांत और
उनका व्यावहारिक प्रयोग। ठीक है। और जैसे अधिगम के कुछ सिद्धांत रहेंगे और उनका जो व्यवहारिक प्रयोग है उसको सीखेंगे और साथ ही साथ सिद्धांत को भी सीखेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं दिव्यांग बालकों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। जैसे विद्यालय में जो दिव्यांग बालक पढ़ने जाते हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था, जैसे सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं तो अगर रैंप हो उनके लिए, साइकिल उनकी जो साइकिल होती है, व्हीकल होता है, उसको ले जाने के लिए रैंप हो, ऐसी व्यवस्थाएं जो है दिव्यांगों के लिए की जाएं। अगला जो हम देखेंगे सीखने के लिए आवश्यकता की पहचान। सीखने के लिए आवश्यकता की पहचान। ठीक है। कुछ ये टॉपिक हैं जिन्हें हमें बाल मनोविज्ञान में पढ़ना है और समझना है। और जहाँ तक मैं आप लोगों को श्योर करा दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो आउट ऑफ 30 आपको मैं ले जाने वाला हूँ 28-29 तक। ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिलेबस क्या है, तो ये सारा का सारा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। तो चलिए अब हम कोई सा भी टॉपिक लेके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम लेते हैं और इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो देखिए बाल विकास, यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि क्या होता है बाल विकास। अगर मैं एक वाक्य में कहना चाहूँ तो सीधे सीधे ये कहूँगा कि भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक जो व्यक्ति के अलग अलग स्टेजेस आती हैं, अलग अलग डेवलपमेंट होता है, वही क्या है बाल विकास। यानी कि बच्चा जो है शैशवावस्था में आया, उसके बाद बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर जो है किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। इसी को कहते हैं क्या बाल विकास। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो से या जीरो को हम कह सकते हैं कि जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाएंगे विकास कहलाएंगे। यानी कि जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति के अंदर जो भी चेंजेस होते रहते हैं उसी को हम कहते हैं बाल विकास। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे विकास और वृद्धि को लेकर करें तो वृद्धि को लेकर, ठीक है, विकास क्या है जो लगातार चलता रहता है, इसकी अलग अलग डायमेंशन होती हैं कि संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, व्यक्तित्व विकास, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं विकास में। जबकि वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो जो होगा वृद्धि आपका लंबाई में, भार में, ठीक है, ऐसे वृद्धि होगी।
और इसके लिए एक स्पष्ट सा वाक्य है कि वृद्धि और कुछ नहीं, मानव शरीर में कोशिकीय जो है वृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं का बढ़ना ही क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब हम थोड़ा सा विकास के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे रिचर्डसन सीयर्स, उन्होंने कहा विकास के बारे में कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। तो इसको हम समझेंगे कि उन्होंने ये बात क्यों कही। देखिए, मुख्य इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। जैसे पहला कि विकास का अधिगम का सिद्धांत, विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया। पहले हम लोग ये नोट कर लेंगे, उसके बाद जो है इसके बारे में समझेंगे कि ये है क्या और क्या कहता है इनका ये सिद्धांत। इनके अनुसार विकास और अधिगम के मध्य धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, रिचर्डसन सीयर्स ने क्या कहा कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। तो ये बात उन्होंने किस लिए कही? उन्होंने ये बात इसलिए कही, मान लीजिए कहीं अधिगम बहुत कम है, लोग कम शिक्षित हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ का डेवलपमेंट कम होगा। जैसे मान लीजिए जब हमारी जो है जनसंख्या जो है रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो जिन जिलों की साक्षरता दर अधिक है तो वहाँ पर विकास अधिक है, और जिन जिलों की साक्षरता दर कम है वहाँ पे विकास कम है। तो यही बताया रिचर्डसन सीयर्स ने कि विकास यानी कि अधिगम जहाँ अधिक होगा वहाँ विकास अधिक होगा, और जहाँ अधिगम कम होगा वहाँ डेवलपमेंट भी कम होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय आपके हॉविंग-हर्स्ट ने दिया। हर्स्ट ने दिया। ठीक है भाई, हॉविंग-हर्स्ट ने दिया। इन्होंने क्या दिया? विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। समझेंगे ये है क्या? समझेंगे ऐसे कि जब कोई बच्चा एक निश्चित उम्र पर आकर जो काम उस उम्र पर हो जाना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा जो है अपने विकासात्मक कार्य में पिछड़ा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए कोई 7 साल का जो 7 महीने का बच्चा होता है वो क्या करता है, उसके लिए क्या है कि किसी का सहारा लेकर खड़ा होने लगता है, और 8वें महीने में खुद से खड़ा होने लगता है, और 1 साल के आते आते वो चलने लगता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई दूसरा बच्चा है जो 1 साल के हो जाने पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है सही से, जबकि उसे चलना चाहिए, तो वो क्या है कि वो अपने विकासात्मक कार्यों में पिछड़ा हुआ है। ये बताया किसने? हॉविंग-हर्स्ट ने बताया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे विकास और वृद्धि की तुलना की, किस प्रकार विकास और वृद्धि एक दूसरे से अलग हैं। तो विकास और वृद्धि, सबसे पहला विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि जो है केवल और केवल मात्रात्मक है। ऐसे गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, ठीक है, जबकि वृद्धि की बात करें तो केवल और केवल मात्रात्मक, वृद्धि मात्रात्मक। विकास जो है बहुआयामी होता है, एक आयामी। ठीक है भाई। और हम अगर देखें कि पहला जो अंतर है कि विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, जबकि वृद्धि जो है केवल और केवल मात्रात्मक है। इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि भाई विकास जो है हर जगह उसको माप पाना संभव नहीं है, इसलिए वो कई जगह पर कैसा है गुणात्मक, और कुछ जगहों पर कैसा है मात्रात्मक। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की शैशवावस्था में उसका दिमाग जो है 90% डेवलप हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मापन किया गया है, तभी हम बोल पा रहे हैं कि 90% जो है डेवलपमेंट शैशवावस्था में हुआ है। तो और जैसे भाषाई विकास है, तो क्या हम उसको नाप पाएंगे? क्या हम कह सकते हैं कि भाई नहीं 4 किलो भाषा का विकास हुआ है? नहीं ना, ये तो हम नहीं कह सकते। तो इसलिए ये विकास जो है कई जगहों पर कैसा है गुणात्मक, और कुछ जगहों पर जो है मात्रात्मक है। अब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो है केवल और केवल मात्रात्मक होती है। जैसे व्यक्ति की लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, तो उसको हम कहीं ना कहीं मीजर कर सकते हैं। लंबाई को मीटर में, भार को आप लोग जानते हैं कि किलोग्राम में माप सकते हैं। तो इसलिए ये कैसी वृद्धि होती है मात्रात्मक। दूसरी बात अगर हम करें कि बहुआयामी होता है विकास, जबकि ये एक आयामी। बहुआयामी से मतलब है कि विकास के कई पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, मानसिक पक्ष, ये सारी, ठीक है। जबकि वृद्धि का केवल एक ही पक्ष है, क्या है कि उसको लंबाई में नाप सकते हैं, उसको मापा जा सकता है, और वृद्धि केवल एक ही पक्षीय है, केवल उसका ही जो है मापन किया जाता है। ठीक है, तो विकास और वृद्धि में कुछ अंतर देखे। आगे हम अगर देखना चाहें और भी देख सकते हैं। जैसे विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत। जबकि वृद्धि की बात करें तो एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, एक निश्चित समय पर रुक जाती है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। इससे मतलब क्या है कि जो विकास है वो लगातार भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी लगातार चेंजेस आते रहते हैं। कभी बच्चा जो है रेंग कर चलना सीखता है, कभी उठकर चलना सीखता है, तो कभी दौड़ना सीखता है। तो ये सारे परिवर्तन जो है लगातार विकास में आते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो चलती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जबकि हम वृद्धि की बात करें तो आप लोग भी जानते हो कि वृद्धि जो है मनुष्य की 18 से 20 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। एक लंबाई का समय होता है कि बढ़ता है फिर बंद हो जाता है, तो वो हमेशा नहीं होता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो वृद्धि है वो कैसी है, एक सीमित समय तक बढ़ती है और उसके बाद बंद हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमने क्या पढ़े, वृद्धि और विकास के अंतर को पढ़ा। ठीक है,
आगे हम लोग बात करते हैं अब हम लोग लेंगे क्या, बाल विकास के सिद्धांत। देखिए कुछ सिद्धांत हम लेते हैं, जैसे पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा एक समान दूसरा आपका लेंगे असमान गति का सिद्धांत। पहले हम लोग एक बार इन सिद्धांतों को नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे इनको डिस्कस करेंगे, एक वन बाई वन को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा हम ले लेते हैं वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत ठीक है। चौथा हम ले लेंगे सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत, सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत, या इसको कहते हैं सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत। तो चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे और सिद्धांत लेंगे। पहला जो है आपका निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि विकास जो है भ्रूणावस्था से शुरू होकर आपका वृद्धावस्था तक चलता है, जिसमें आपकी तरह तरह की स्टेजेस आती हैं, तरह तरह के डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो है शैशवावस्था में आकर धीरे धीरे रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर एक अक्षर सीखता है, फिर पूरी भाषा सीखता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और अपना विकास करता है। और वृद्धावस्था के बाद जीवन पर्यंत जो है ये आपका विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत। दूसरी बात अगर हम करेंगे असमान गति का सिद्धांत, जिसमें आता है कि विकास की जो गति है वो कभी तेज कभी धीमी। जैसे अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था में बच्चे का विकास सबसे तेज, शैशवावस्था में सबसे तेज, जबकि जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसका विकास हो जाता है धीमा। बाल्यावस्था की बात करें तो विकास शारीरिक विकास में आती है कैसी, धीमा हो जाता है। और उसके बाद फिर आते हैं किशोरावस्था में फिर विकास तेज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार तेज, फिर धीमा, फिर तेज। तो इसकी जो गति है वो कैसी है, असमान, एक गति से विकास नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं असमान गति का सिद्धांत। वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत किसे कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कभी तेज कभी धीमा, वैसे जैसे तो इससे क्या ग्राफ बनता है कि ऐसे करके पहली साल जो शैशवावस्था में रहेगा बच्चा तो विकास की चरम सीमा होगी, फिर क्या होगा, विकास में आएगा क्या, ढलान। तो ढलान आएगा, फिर आगे चल के 2 साल पे फिर जो है एक चरम आएगा विकास का, फिर आएगा ढलान। इस तरह से करके एक इस तरह का वक्र बनता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिफेलोकार्डल। सिफेलोकार्डल का मतलब होता है सर से, इसे हम कह देते हैं सर से पैर की तरफ विकास। जैसे आप देखेंगे मेल का स्पर्म जैसे देखेंगे तो कुछ इस आकार का बना होता है, जिसमें ये आपका हेड और ये टेल होता है। तो सबसे पहले विकास होता है किसका, सिर का, उसके बाद विकास होता है पैर का, पूंछ का या इन हाथ और पैर का। तो विकास की जो दिशा है वो चलती है सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर,
इसलिए इसे बोला जाता है सेफेलोकाउडल का सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप आप सबको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगी नेक्स्ट डे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।